नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने कई क्लासेस कर ली हैं। आप लोग घटनासार की जो सीरीज चल रही है उसमें लगातार क्लास चल रही हैं, आप लोग लगातार देखते रहिए। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दी गई है, तो आप लोग वो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी को। ठीक, अब इससे पहले हम लोगों ने एक वन लाइनर की क्लास की थी, तो वो वन लाइनर की क्लासेस हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पूरी कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग डिटेल्स वीडियो कर लेंगे, उसके बाद लास्ट टाइम बचेगा तो वन लाइनर जल्दी जल्दी कर लेंगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सीपी राधाकृष्णन, अभी जो है ना सीपी राधाकृष्णन कौन बने हैं, 15वें उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, है ना। तो 15वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन से नंबर के हैं, तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि 15वें नंबर के क्वेश्चन है। दूसरा है कि इनके विपक्ष में कौन थे उम्मीदवार, तो विपक्ष में जो उम्मीदवार थे उनका भी नाम याद रख लीजिएगा, वी सुदर्शन रेड्डी। ठीक, 152 वोटों के अंतर से ये हार गए हैं, बी सुदर्शन रेड्डी, ठीक है। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, अगर कहीं बाई चांस पूछ ले, बाकी ये सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है, ये आप छोड़ दीजिएगा। बाकी एक चीज ये है यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति जो है ना, इससे पहले कहाँ कहाँ पर मतलब किस कह सकते हैं कि पोस्ट पर थे, तो वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक है। अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उसके बाद ही वो अभी उपराज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक है। और किसका स्थान लिया है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जगदीप धनखड़ का, ठीक है। चलिए अब स्वच्छ वायु रैंकिंग देख लेते हैं 2025 की कि क्या कह रही है ना। तो स्वच्छ वायु रैंकिंग 2025 की कब आई है, 9 सितंबर 2025 को लेटेस्ट ही आई है। अब इसमें क्या है देखिए, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मध्य प्रदेश का इंदौर, देवास और महाराष्ट्र के अमरावती को शीर्ष स्थान बनकर उभरे हैं। ये तीन शहर, इंदौर, देवास और महाराष्ट्र का अमरावती, ये तीनों शहरों के नाम आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं पूछेगा, ये कट कर दीजिएगा। यहाँ देखिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में यदि पूछेगा तो नंबर टॉप पर कौन है, तो वो तो इंदौर है, वो आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले पर कौन सा है, इंदौर है। फिर उसके बाद दूसरे पर जबलपुर है, एमपी का ही है जबलपुर। और तीसरे पर कौन सा है, आगरा, ठीक। तो ये याद रखना है। और आगरा के साथ कौन सा है, सूरत है गुजरात का। तो ये तीनों आप लोगों को याद रखना है, नंबर 1 इंदौर, नंबर 2 जबलपुर और नंबर 3 में आगरा और सूरत मिलकर है, ठीक है। फिर देख लीजिएगा वहीं पर 3 से 10 लाख के बीच में कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र का अमरावती नंबर 1 पर है। फिर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से, झांसी और मुरादाबाद नंबर 2 पर है, झांसी और मुरादाबाद मिलकर, ठीक है। और तीसरे पर राजस्थान का अलवर है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है यहाँ पर, 3 से 10 लाख वाली जनसंख्या में झांसी जरूर याद रख लेना है और मुरादाबाद भी याद रख लेना है। क्यों रख लेना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उनको सेकंड स्थान मिला हुआ है। कौन सा स्थान मिला है, सेकंड, ठीक है। इतना याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 लाख से कम आबादी वाले में कौन सा है, तो ये है एमपी का देवास टॉप पर है। और सेकंड पर कौन है, दूसरे पर ओडिशा का अमदुल है। लेकिन आप लोग पहले इतना ही याद रख लीजिएगा। तो हम लोगों ने देखा है 10 लाख से अधिक आबादी में कौन सा है, इंदौर टॉप पर है, ठीक है। इंदौर ही याद रख लीजिएगा। फिर 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या में टॉप पर कौन है, महाराष्ट्र का अमरावती। और सेकंड पर याद रखना है झांसी और मुरादाबाद, एक साथ मिलकर आपको याद रखना है, ठीक। और 3 लाख से कम आबादी वाले में टॉप पर कौन है, देवास, मध्य प्रदेश का देवास है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, एसआरएस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 40 से 25 तक पहुंच गई है। इसको डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है। कितनी पहुंची है अभी, हाल ही में 40 थी पहले, लेकिन अभी 2023 में कितनी हो गई है, 25। तो इतना ही याद रख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये वाली लाइन आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, अभी कितनी है, 25 हो गई है, ठीक है। अब सबसे पहले बात तो ये कर लेते हैं कि शिशु मृत्यु दर होती क्या है। तो देखिए एक वर्ष जो होता है ना, एक वर्ष में जो 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, उनमें से कितने जीवित रह रहे हैं, वो जीवित जो मृत सॉरी कितने इसमें से खत्म हो जा रहे हैं, वो होती है हमारी मृत्यु दर, ठीक। 1000 में से, पर 1000 में से, तो अभी कितनी है, 25, ठीक। अब देख लेते हैं क्या होता है इसमें। देखिए नमूना पंजीकरण और प्रणाली रिपोर्ट जो है एसआरएस 2023 अभी आई है हाल ही में, कब ये आई है, सितंबर में, है ना। और इसके बाद फिर देख लेते हैं यहाँ पर कि कितने प्रतिशत में ये दिखाई जा रही है। तो जो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वही आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें डेटा दे रखा है, उसमें आपको उलझना नहीं है, ठीक है। तो अभी यह घटकर 25 पर पहुंच गई है, यानी 37.5% की तीव्र गिरावट हुई है इसमें। अगर गिरावट पूछी जाए तो कितनी हुई है, 37.5% की गिरावट हुई है। और अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो ये 1000 में से, अभी शिशु में से 40 की असमय मृत्यु हो जाती थी पहले, लेकिन अभी कितनी की हो रही है, 25 की। तो 1000 में से 25 आपको याद रखना है, ठीक है।
फिर एक पॉइंट यहाँ पर रख लीजिए याद, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में IMR का उच्चतम स्तर 37 दर्ज किया गया है, एक साथ मिलकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम IMR कहाँ का है, तो मणिपुर का है, कितना, 3। वहां पर था तीनों में मिलकर 37, और यहाँ पर मणिपुर में कितना है, 3। ठीक है, इतना भी याद रख लेना। वही हाईलाइट चीजें देख लीजिएगा, बाकी बहुत ज्यादा डेटा दे रखा है, उसका क्या मतलब है, हम लोग इतना क्यों ही पढ़े, है ना। अब चलिए देख लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में IMR क्या कितनी है। ग्रामीण क्षेत्र की IMR ठीक कितनी है, तो ये है 44 थी पहले, लेकिन अभी घटकर कितनी हो गई है, 28। और शहरी क्षेत्र की देखी जाए तो पहले 27 थी, अब कितनी हो गई है, 18। तो देखिए ग्रामीण की कितनी है, 28, और 10 कम कर दीजिएगा, -10 कर दीजिए तो निकल आएगी ये 18। ये शहरी की हो गई, ग्रामीण 28 और शहरी 18। ठीक, दोनों याद हो जाएंगी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीते दशक में जन्म दर कितनी थी, करीब 14% की गिरावट आई है। 2013 में 21 से घटकर अभी 2023 में कितनी हो गई है, तो ये हो गई है, जन्म दर हो गई है 18.4। ठीक, जन्म दर भी याद कर लीजिएगा कितनी, 18.4 हो गई है। ठीक है, फिर वहीं बिहार में अगर सबसे ज्यादा जन्म दर देखी जाए तो कहां पर है, बिहार में कितनी है, 25.8। और सबसे कम अंडमान निकोबार में है कितनी, 10.1। ठीक है, इतनी 3 डेटा हम लोगों ने जन्म दर से कर लीजिए। देखिए जन्म दर कितनी है 2023 में, कितनी है, 18.4। और सबसे ज्यादा कहाँ की है, बिहार की सबसे ज्यादा है कितनी, 25.8। और सबसे कम कहाँ की, अंडमान निकोबार की 10.1। ठीक, इतना याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रजनन दर की बात कर लेते हैं। तो अभी जो कुल प्रजनन दर है वो कितनी है, 1.9। ठीक, तो 3 डेटा तो हम लोगों को याद रखना ही रखना है। ठीक, 3 डेटा, क्या डेटा तो काफी याद रखने हैं, लेकिन ये 3 याद रख लीजिएगा। मृत्यु दर कितनी है अभी हाल ही में, 1000 में से कितनी है, 25। ठीक है, और जन्म दर कितनी है अभी, जन्म दर अभी हम लोगों ने हाल ही में यहीं पर देखिए, 18.4। और प्रजनन दर कितनी है, 1.9। तो ये डेटा तीनों के तीनों आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर किसमें कौन ज्यादा है कौन कम है वो हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो NIRF की रैंक आती है ना, उसमें कौन टॉप पर है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। NIRF की, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो होता है ना, इसकी हर साल ये रिपोर्ट आती है, इसको देख लेते हैं। तो टॉप पर 5 जो शीर्ष ओवरऑल संस्थान है ना भारत के, तो टॉप में कौन सा है, नंबर 1 पर देखिए IIT मद्रास है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। फिर सेकंड पर कौन सा है, ISC बेंगलुरु। ठीक, 2 याद रख सकते हैं। फिर तीसरा और रख लीजिएगा IIT मुंबई। ठीक, 3 याद कम से कम रख लीजिएगा। अब श्रेणी में देख लेते हैं, श्रेणीवार संस्थान कौन कौन से टॉप पर है, कौन कौन सी श्रेणी में वो टॉप पर है। ठीक, जैसे इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग में अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो IIT मद्रास में पढ़ लेना। ठीक है, हालांकि आप लोग क्या पढ़ना चाहोगे, आप लोग तो यूपी PCS की तैयारी कर रहे हो, है ना। इनोवेशन में कौन है, IIT मद्रास, इसमें भी IIT मद्रास हो गया। और अनुसंधान संस्थान में कौन है, तो ये है IISc बेंगलुरु। ठीक है, चिकित्सा और दंत चिकित्सा में देखा जाए तो कौन सा है, दिल्ली एम्स। ठीक है, दिल्ली एम्स का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। चिकित्सा की बात की जाए या फिर दंत चिकित्सा की, देखिए चिकित्सा की जैसी बात की जाए तो हम लोग यही बात करते हैं ना कि टॉप तो एम्स ही है। अगर कोई भी बड़ा रोग या बड़ा दुख होता है तो कहा जाता है कि एम्स पहुंच गए तो आपको काफी लाभ हो सकता है ना। और कानून कानून के मामले में देखा जाए तो बेंगलुरु में जो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया है वो बेंगलुरु में है, कानून के क्षेत्र में। फिर कृषि में अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली। ठीक, प्रबंधन में IIM अहमदाबाद। फार्मेसी में जामिया हमदर्द। और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में, जो कि पूछा नहीं जाता है लेकिन देख लेते हैं, IIT रुड़की। और कॉलेज में हिंदू कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इसका हिंदू कॉलेज में कौन सा है, नंबर 1 पर मिरांडा हाउस। ठीक है, नंबर 2 पर कौन सा है, हंसराज कॉलेज। और स्किल की बात करें यदि, तो यहाँ पर स्किल कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये देख लीजिएगा इस बार नई श्रेणी जोड़ी गई है, एक सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, ये सतत विकास लक्ष्य में भी कौन है, IIT मद्रास। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया ये कैसे हम लोग जानते हैं कि कौन सा टॉपर है कौन सा है, तो किस पैरामीटर्स पर ये दिए जाते हैं। तो ऐसे 5 पैरामीटर्स होते हैं जिन पर परखा जाता है कि कौन कौन यूनिवर्सिटी टॉप पर आएगी और कौन बाद में आएगी। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं वो, एक तो शिक्षण और सीखना। ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग। शोध और पेशेवर अभ्यास जो होता है वो कैसा है, स्नातक परिणाम क्या रहता है, आउटरीच और समावेशन क्या होता है, और धारणा वहां की क्या होती है। ठीक, समझ लिया होगा। तो ये हम लोगों की हो गई है क्या, जो हमारी NIRF रिपोर्ट थी वो हम लोगों ने उसके माध्यम से देख लिया क्या है। ठीक है, और उससे पहले हम लोगों ने देख लिया था जन्म दर, मृत्यु दर और भारत की जो प्रजनन दर है वो क्या रही है वो भी देख लिया है, और स्वच्छ वायु रैंकिंग भी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और
उपराष्ट्रपति के बारे में तो डिटेल्स में देख ही लिया है कि 15वें उपराष्ट्रपति हैं और उन्होंने वी सुदर्शन रेड्डी को हराया है। और अभी उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। ठीक है, इतनी सी घटनाएं देखी हैं हम लोगों ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और घटनाओं को समझ लेते हैं। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट चिप विक्रम लॉन्च हुई है अभी। ठीक है, कब लॉन्च हुई है ये? सेमी इंडिया 2025 का सम्मेलन था अभी 2 सितंबर 2025 को, तभी ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये क्या है, 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में शुरू किया गया था कि हम लोग भी जो चिप वगैरह हैं ये बनाएंगे, तो उसका नाम रखा है विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, तो ये याद रख लेना। और उसका पूरा नाम अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए तो ये विक्रम 3201 का अनावरण इस यात्रा का ऐतिहासिक क्षण रहा है। ठीक है, अब वहीं पर अगर मोदी जी की बात कहें तो मोदी जी ने इस चिप को क्या कहा है? उन्होंने कहा है इसको डिजिटल डायमंड्स। तो ये याद रख लेना कि कहीं पूछ लिया ना जाए कि प्रधानमंत्री जी ने इसको क्या नाम दिया है, तो उन्होंने रखा है इसका नाम डिजिटल डायमंड्स। और कहा है कि भारत जो उभरती हुई सेमीकंडक्टर शक्ति रहेगी ना, उसका ये प्रतीक माना जाएगा डिजिटल डायमंड्स। ठीक, यह माइक्रो प्रोसेसर है ना, जिसे आधिकारिक तौर पर क्या कहा जाएगा? विक्रम 3201 कहा जा रहा है, को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र PSSC और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली द्वारा विकसित किया जा रहा है। बस इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। बाकी ये सारी चीजें हैं, डिटेल से दे रखी हैं, पर उतना क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है, क्योंकि देखो हम लोगों को ये एक बहुत मोटी सी मैगजीन है, बहुत कम समय में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तभी आप लोगों की क्लासेस जब भी हम लोगों को टाइम मिल रहा है तुरंत के तुरंत हम लोग इसको कंप्लीट कराते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवाद आया है, अनुवादक आदि वाणी। देखिए, हम लोग जनजातियों को आदिवासी कहते हैं ना, तो उसी से बना है आदि वाणी। तो आप लोगों से इतना भी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट कि जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक का क्या नाम है? तो आप लोगों को नाम ही याद रख लेना है, आदिवासी से बना है आदि वाणी। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसको जारी किया है। ठीक, जनजातीय कार्य मंत्रालय है, उसी ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित अनुवादक आदि वाणी के बीटा संस्करण को लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग कि ये पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित अनुवादक है, मतलब भारत का पहला AI संचालक है। ठीक, आदि वाणी। बस इतना ही इसके बारे में याद रखना है और बाकी कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अगर आप लोग इसमें देखोगे तो कौन कौन सी बीटा लॉन्च की हैं, तो कौन कौन सी जनजाति थी? संथाली थी, भीली थी, मुंडारी थी, गोंडी थी, इनने इनका समर्थन करेंगी। ठीक, जो आदिवाणी है इसका समर्थन करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। NSS ने व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 जारी किया है। जो शिक्षा सर्वेक्षण जारी हुआ है वो किया है अभी NSS में। ठीक है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल क्या नेशनल क्या रहेगा? सैंपल सर्वेक्षण को क्या कहेंगे? नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, इसके 80वें दौर में ये अभी जारी हुआ है। कब हुआ है? 26 अगस्त 2025 को। तो डेट भी कभी कभी पूछ लेता है, तो आप लोग थोड़ा सा डेट पे ध्यान दे दीजिएगा, बाकी बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन इसमें होना क्या है, इसमें क्या रहेगा? तो इसमें रहेगा ना, मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों के परिवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय से संबंधित जानकारी एकत्र की गई है एक ही जगह। ठीक है, जो भी मतलब कितना खर्चा इस पे किया जा रहा है, जो भी व्यय किया जा रहा है शिक्षा पर, स्कूली शिक्षा पर केवल, तो उसका पूरा डेटा एक जगह एकत्र किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सरकारी स्कूल में छात्र नामांकन की हिस्सेदारी अभी कितनी है? लगभग ये है 55.9%। ठीक है, ये याद रख लेना है थोड़ी सी। फिर अगर निजी स्कूल की बात करें वहीं पर, तो ये है 31.9%। दो डेटा आप लोग याद रख लीजिएगा, बाकी निजी कोचिंग और ये तो थोड़े से ज्यादा डेटा हो जाएंगे, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं रखेंगे। सिर्फ सरकारी स्कूल का रख लेते हैं। कितना है सरकारी स्कूल का? 55.9%। और निजी स्कूल का मतलब देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल का कितना रहेगा? तो ये रहेगा 31.9%। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। जामनगर विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, जामनगर कहाँ पर है? तो जामनगर मिलेगा आपको गुजरात में। ठीक, गुजरात में है जामनगर। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात के जामनगर और कच्छ को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की महत्वाकांक्षा योजना घोषणा की है। ठीक है, वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा कहाँ पर? जामनगर और कच्छ के स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। इतना हम लोगों को याद रख लेना है। बाकी इसमें जो डेटा दे रखे हैं कुछ मतलब वैसे ही हैं,
फालतू के हैं, देखा जाए तो फालतू के नहीं है लेकिन लिखे हुए हैं भैया। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इनको कि इसकी प्रतिदिन क्षमता, जो कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सौर स्थल है ना, इसकी कितनी क्षमता है, तो ये बना हुआ कितने में, पहले तो ये देख लेते हैं। 5.5 एकड़ में बना हुआ है। सिंगापुर से 3 गुना बड़ा है ये। सिंगापुर में जो बना हुआ है, विश्व का पहला बड़ा सौर पैनल बना था परियोजना के तहत, तो उससे ये 3 गुना बड़ा है, ठीक है। और इसकी प्रतिदिन 55 मेगावाट मॉड्यूल की स्थापना की क्षमता होगी, ठीक है। तो इतना हम लोगों को याद रख लेना है। फिर रिलायंस जामनगर कच्छ और कांडला की परियोजना को कितना आपस में जोड़कर एकीकृत हरित ऊर्जा सप्लाई चेन बनाने की भी योजना बना रहा है। तो बस हम लोगों को इतना ही याद रख लेना है। सबसे मेन तो इसमें ही हो गया था, इतने में ही काम हो गया था हमारा, तो कि जामनगर विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स। आपसे पूछ लिया जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है, ठीक है। या तो भारत डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा और अदर कोई देश का ऑप्शन दे दिया जाएगा, या फिर भारत में कई स्टेट का ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो ध्यान रखना है जामनगर में, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय की भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा सूचना रिपोर्ट प्रणाली प्लस 2024 और 25 की जो रही है वो क्या रही है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये जो शिक्षा मंत्रालय है इसके द्वारा ये निकाली गई है, और यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या इसके निष्कर्ष देखे गए हैं 2024-25 में, तो वो देख लेते हैं। छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात कितना हो गया है, पहले तो देखिए 15 था, अब 10 हो गया है आधारभूत स्तर पर, ठीक है। और पहले 18 था, अब 13 हो गया है प्रारंभिक स्तर पर। तो ये है फालतू के डेटा, कोई मतलब नहीं है, सीधा यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हम लोगों को यही देख लेना है, छात्र शिक्षक अनुपात रह गया है जो कि भारत से काफी बेहतर है। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्र का और शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 1:30, तो उससे तो बेहतर है अभी, ठीक है। और स्कूल नामांकन की यदि बात करें तो अभी स्कूल नामांकन में कमी देखी गई है। देखिए 24.8 करोड़ थी कितने 2023-24 में, जो घटकर अभी कितनी हो गई है 24.69 करोड़ 24-25 में हुई है, तो ये कमी हुई है स्कूल नामांकन में। फिर स्कूल छोड़ने की दर में क्या हुआ है अभी, तो स्कूल छोड़ने की दर पहले 5.2 थी, लेकिन अब घटकर कितनी हो गई है 3.5, ठीक, प्रारंभिक स्तर पर। और माध्यमिक स्तर पर क्या हुई है अभी, पहले 8.9% थी कि लोग इतना छोड़ देते थे स्टूडेंट, लेकिन अभी घटकर हो गई है 8.2, ठीक। तो प्रारंभिक पर कितनी हो गई है 3.5, और अगर माध्यमिक स्तर पर बात करें तो 8.2% हो गई है, ठीक है। ये डेटा याद रख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए लड़कियों के नामांकन की बात करें तो 2023-24 में कितनी थी 48.1% से बढ़कर अब कितनी हो गई 24-25 में 48.3%, ठीक। तो ये भी ध्यान रख लेना है हम लोगों को लड़कियों का मेन डेटा, ठीक है। अभी कितना हो गया है लड़कियों का डेटा नामांकन का, ये हो गया 48.3%, जो पहले कितना था 48.1%, ठीक है। अब महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट 2025 अभी जारी की गई है, और ये किसने की है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं विजया राहटकर, उन्होंने इसको जारी किया है, राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भारत भारत का सुरक्षा स्कोर जो महिलाओं का है वो कितना प्रतिशत है, तो वो है 65%, जो कि ठीक है, इसको और बढ़ाने की भी जरूरत है अभी, ठीक है। अब 31 शहरों में 12,770 महिलाओं के सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, और इसका प्रकाशन नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल द्वारा किया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसने किया है, तो ये किया है नॉर्थ कैंप विश्वविद्यालय और जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा माना गया है, तो नंबर 1 पर आया है आपका नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, ठीक है। नंबर 2 पर आया है विशाखापट्टनम, और यूपी का एक भी नहीं आया, तो यूपी का तो हम लोग देख नहीं पाएंगे। फिर वहीं देख लेते हैं सबसे निचले स्तर पर कौन सा आया है, तो वो आया है बिहार, बिहार में पटना, ठीक है। फिर दूसरे पर आया है जयपुर राजस्थान में, इसमें भी यूपी का एक भी नहीं आया है, तो ना तो टॉप पर महिलाओं की सुरक्षा में बहुत ज्यादा कोई शहर आगे है यूपी का, और ना ही असुरक्षा में, ठीक है। तो टॉप पर कौन सा है कोहिमा, और सबसे निचले स्तर पर कौन सा है, तो वो है पटना, ठीक है। इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं और न्यूज। भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन साड़ंद में शुरू की गई है, तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन कहाँ पर शुरू की गई है, तो ये की गई है साड़ंद में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं।
तो इसको किसने शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री हैं जो माइटी के अश्विनी वैष्णव और गुजरात के मुख्यमंत्री ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है गुजरात के साणंद में, ठीक है ना। तो गुजरात के साणंद में ये भारत की पहली पूर्ण पैमाने पर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेक्स्ट ओशाट पायलट लाइन सुविधाओं में से एक है, जिसका अभी उद्घाटन किया गया है। तो साणंद कहाँ पर है? भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन साणंद गुजरात में है। और माइटी मतलब हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उन्होंने मिलकर, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। स्टार्ट मतलब इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक। बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है 2025 का, इसमें क्या स्थिति रही है? इसको कौन निकालता है? विद्युत मंत्रालय निकालता है। सबसे पहले तो हमें यही याद होना चाहिए, ठीक है। कौन सा संस्करण है इसका? ये छठा संस्करण है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त इसे सचिव और बीईए के महानिदेशक डीजी आकाश त्रिपाठी ने जारी किया है, ठीक है। किसके? तो ये है ऊर्जा मंत्रालय में जो सचिव हैं, ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आकाश त्रिपाठी, उन्होंने इसको जारी किया है। और इसमें कितने शहर हैं? 36 भारतीय राज्यों को और केंद्र शासित यूटी को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें से 66 संकेतक के आधार पर इसको जारी किया जाता है। फ्रंट रनर पर कौन कौन से हैं? फ्रंट रनर और अग्रणी कुल में 60% से अधिक। अचीवर्स में जो शामिल होगा वो कौन कौन रहेगा? जो 50 से 60% के दायरे में आता हो। और दावेदार में कौन रहा? जो 30 से 50% के दायरे में आता हो। चलो देख लेते हैं। समूह 1 में कौन सा है? तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, इसको याद रखना है, ठीक। और समूह 2 में कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और समूह 3 में कौन सा है? असम, ठीक है। यूपी का इसमें क्या हाल है? उत्तर प्रदेश को दावेदारों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक। तो यही याद रखना है, इसी पर स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। जो उत्तर प्रदेश है वो दावेदारी की श्रेणी में आया है, और दावेदारी की श्रेणी मतलब 30 से 35% वाले स्थान पर ये आया है, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर नीति आयोग के स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR रिपोर्ट जारी जो की गई है, उसके बारे में क्या रहा है? तो इसको सतत विकास लक्ष्यों पर अपनी VNR रिपोर्ट अगस्त 2025 में जारी की है। किसने? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने इसको जारी किया है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? देश में सतत विकास लक्ष्यों मतलब SDG को प्राप्त करने की दिशा में अपनी प्रगति का आकलन और प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो इसमें दिखाया जाएगा, ठीक है। किस किस दृष्टिकोण से करेंगे? समग्र सरकार और समग्र समाज के दृष्टिकोण से, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद से, SDG स्थानीयकरण मॉडल से, नवाचार का लाभ उठाने से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से SDG में क्या क्या उपलब्धियां अभी हाल ही में हम लोगों को मिली हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो SDG 1 देख लेते हैं। सबसे पहले गरीबी का अंत। तो गरीबी अभी 2022-23 में 2.3% हो गई है, जो कि पहले बहुत ज्यादा थी, 16.2% थी, ठीक है। 16%, 16.2% से घटकर अभी कितनी हो गई है? 2.3%। इतना याद रखना है। फिर SDG सेकंड में क्या है? भुखमरी की बात की गई है। तो 2023-24 में कितनी रही है? अनुमानतः 332.3 मिलियन टन हो गया है क्या? खाद्यान्न उत्पादन हमारा, ठीक है। जो कि पहले बहुत कम था, अभी बढ़ गया है। तो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ेगा तो भुखमरी कम हो जाएगी, है ना। फिर देखिए यहाँ पर लैंगिक समानता 5 की क्या बात की जा रही है? यहाँ पर महिलाओं के पास 45% से अधिक निर्वाचित सीटें हैं, तो इसमें भी सुधार हुआ है, ठीक है। और वहीं पर SDG 6 में क्या है? स्वच्छ जल और स्वच्छता। इसमें क्या है? ये 80% से अधिक कर दिया गया है क्या? आपूर्ति, जो नल से जल आपूर्ति हो रही है वो अभी 80% से अधिक कर दी गई है। फिर किफायती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करें SDG 7 की, तो इसमें क्या हुआ है? गैर जीवाश्म जो ईंधन है, गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी 47.37% पहुंच गई है, ठीक। और 9 में क्या है? उद्योग और नवाचार और अवसंरचना, जिनमें 2000 भारत की रैंकिंग 2020 में 48 से स्थान से सुधरकर अभी 24 में कितनी हो गई है? 39, ठीक है। तो इतनी बातें हम लोगों को सुधार हुआ है। तो हम लोगों ने ये SDG देख लिया। कौन कौन से? SDG 1, 2, 5, 6, 7 और 9 में, ठीक है। तो SDG तो हमें सारे के सारे 14 के 14 याद होने चाहिए, क्योंकि कोई सा भी SDG पेपर में पूछ लिया जाएगा। आप देख लेते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बाउंड्री नेटवर्क लॉन्च हुआ है, ठीक है। कब हुआ है? 27 अगस्त 2025 को। तो इसकी तो डेट भी पूछ सकता है, 27 अगस्त 2025। भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बाउंड्री नेटवर्क लॉन्च कब हुआ है? 27 अगस्त को हुआ है, ठीक है। भारत का पहला जो राष्ट्रीय बायो बाउंड्री नेटवर्क है, और युवाओं के लिए अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी चुनौती लॉन्च किया करेगा, ठीक है। अब ये
करेगा क्या, तो इसमें ये पहल जो है ना भारत की आर्थिक वृद्धि के एक स्तंभ के रूप में जैव प्रौद्योगिकी को मजबूत करने के लिए ये भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, तो इसके लिए ये चलाया गया है। ठीक है। और इसमें क्या है, इसका विषय क्या है, तो सूक्ष्म जीवों, अणुओं और अन्य जीवों को डिजाइन करना इसका विषय रहेगा। कक्षा 6 से 12 के स्कूली छात्रों, विश्वविद्यालय के छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों, स्टार्टअप्स और भारतीय नागरिकों से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए ये प्रोत्साहित भी करेगा। ठीक है। फिर वहीं पर और क्या करेगा, भारत में जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक $300 अरब डॉलर तक रहेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2030 तक कितनी हो जाएगी, 2030 तक हो जाएगी 300 अरब डॉलर तक। ठीक, जो 2024 में अभी कितनी है, 165 है। ठीक है, 165.7 बिलियन डॉलर है, लेकिन हम लोगों को 2030 की याद रखनी है। ठीक। फिर राष्ट्रीय खेल खेल प्रशासन अधिनियम 2025। देखिए, जो खेल प्रशासन अधिनियम जो 2025 आएंगे, तो इसमें हम लोग को एक तो यही याद रखने होता है, अगर किसी दूसरे अधिनियम को ये चेंज करके बना है वो, और राष्ट्रपति ने इसको कब मंजूरी दी वो, और इसका उद्देश्य क्या है वो, तीन चीजें। ठीक है, तो ज्यादा चीजें इसमें देखनी नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा चीजों में उलझेंगे ना, तो अधिनियम एक एक पेज के दिए हुए हम इसी में उलझे रह जाएंगे और एग्जाम आ जाएगा, है ना। तो एग्जाम आने से पहले हमें अधिनियम देखने भी है। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 जो है ना, ये कब हुआ, 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति राष्ट्रीय खेल प्रशासन 2025 को मंजूरी दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। खेल प्रसाधन में पारदर्शिता, जवाबदेही लाने के लिए खेल संघों और व्याप्त भ्रष्टाचार और विवादों को कम करने के सशक्त तंत्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है। जो खेलों में बार बार विवाद होता है ना, और जो पारदर्शिता उसमें लानी है और जवाबदेही की जो बात कही जाएगी, इसी के लिए ये लाया गया है राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025। ठीक है। प्रावधान क्या रहेंगे, राष्ट्रीय खेल बोर्ड एनएसबी का गठन होगा एक। ठीक, खेल बोर्ड का गठन हो जाएगा, और इसी के तहत क्या रहेगा अधिनियम में, राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल का भी गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। भारत की जो 2036 ओलंपिक मेजबानी की दावेदारी को मजबूत करने के लिए भी इसमें काम किया जाएगा। तो जो खेल से संबंधित मुद्दे हैं उनमें सारे में काम किया जाएगा। ठीक। अब आयकर संशोधन अधिनियम 2025 आया, इसको देख लेते हैं। ये 21 अगस्त 2025 को हुआ। वो कब हुआ था, खेल वाला हुआ था 18 अगस्त को, ये 3 दिन बाद हो गया 21 अगस्त को। ठीक है भैया। आयकर में क्या होता है ये, देखिए, ये 1961 के आयकर कानून की जगह लेगा। तो जो आयकर संशोधन अधिनियम है, ये 1961 के आयकर कानून की जगह लेगा। ये हम लोग को याद रखना है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक। फिर सरकार टैक्स कानून को सरल बनाने के लिए इसको लाया है। जो सरकार है ना, जो टैक्स थे जो टफ बने हुए थे, मतलब उनकी भाषा क्लिष्ट थी, तो उस भाषा को एकदम क्लियर और सरल भाषा में आपके लिए लाया गया है आयकर संशोधन अधिनियम 2025 के तहत। ठीक है। अब वो कौन कौन से टॉपिक हैं उन पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नए अधिनियम में असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है। किराए पर दी गई संपत्ति जो होती थी, उसके निर्माण से पूर्व ब्याज क्लियर नहीं होता था, उस पर स्पष्ट भाषा दी जाएगी। ठीक है। जीरो टीडीएस सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे अब। ठीक, बिना, मतलब जिनकी आय बहुत कम है, तो उनको तो टीडीआर मिलता नहीं है ना, तो वो बिना आईटीआर फाइल किए रिफंड का दावा भी कर सकते हैं। ठीक। और वेतन से संबंधित जो कटौतियां होती हैं उस पर भी यहाँ सूचीबद्ध किया जाएगा, उस पर भी हमें पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है। तो ये थी टैक्स से संबंधित। और भी देख लेते हैं, काफी चीजें हैं इसमें। डिजिटल प्रूफ मान्य होगा, नौकरी पेशा करदाता डिजिटल साक्ष्य दे सकेंगे, दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो ये मेंस के पर्पज से देखा जाए तो जो अधिनियम है ना, जो प्री के पर्पज से है वो इतना है, इतना हम लोगों ने देख लिया, लेकिन मेंस के पर्पज से इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब अगर इस पे संबंधित कुछ लिखने आ गया तब आप लोग बहुत बेहतर तरीके से लिख सकें। तो जब मेंस की क्लासेस चलेंगी तब उसमें देख लिया जाएगा। अभी प्री को देखते हुए बहुत शॉर्ट तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी में है कि टैक्स चोरी अगर कोई करेगा 200%, टैक्स चोरी पर 200% तक जुर्माना, 50 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी पर जेल की सजा हो सकती है। ठीक है। तो टैक्स चोरी नहीं करना है, अब 200% जुर्माना भी लगेगा, और 50 लाख से ज्यादा टैक्स चोरी पर जेल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। ठीक। अब देख लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025। जो ऑनलाइन गेमिंग होती है ना, इसकी भी लत लग जाती है, जैसे अभी ड्रीम 11, ये सट्टा वाले, कहीं कुछ कहीं, तो अभी काफी चीजें बंद कर दी गई है ना, तो वो इसी अधिनियम के बाद आने के बाद बंद हुई है। देखिए, तो इसको कब मंजूरी मिल गई थी, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इसको 22 अगस्त 2025 को मंजूरी दी दी है, और यह आधिकारिक रूप से अब कानून बन गया है। तो क्या रहेगा खेल के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी,
साथ ही यहाँ लाखों युवाओं को वित्तीय जोखिमों से बचाएगा। क्या होता है ना, युवा ही ज्यादा खेल खेलते हैं और इसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो वो जोखिमों में फंसते चले जाते हैं। तो ये लाखों युवाओं को जोखिमों से बचाएगा और ऑनलाइन खेलों की आदत का शिकार हो रहे लोगों को भी बचाएगा। और यह अधिनियम एक सुरक्षित डिजिटल भारत की ओर से एक बड़ा कदम माना जाएगा। तो ये थे प्री के पर्पज से, ठीक है। तो अब इतना ही देख लीजिए और बाकी इसमें क्या रहेगा। यह कानून ई स्पोर्ट्स को देश में प्रतिस्पर्धी खेल के वैध रूप में तैयार करेगा। ई स्पोर्ट के विकास के लिए प्रशिक्षण अकेडमियां, अनुसंधान केंद्र और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म स्थापित होंगे, ताकि ये रहे कि वो जो इलीगल है वो बाद में लीगल बनाया जा सके ई स्पोर्ट के माध्यम से, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें इतनी ही देखनी थी। बाकी यहाँ देख लेते हैं, WHO ने अंतरराष्ट्रीय रोग वर्गीकरण में गेमिंग डिसऑर्डर को एक स्वास्थ्य स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक। तो WHO भी मान रहा है कि इससे मानसिक हालत बिगड़ रही है लोगों की। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो रियल मनी गेम्स के कारण भारतीयों को प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान भी हो रहा है, ठीक। ये थे अधिनियम, हम लोगों ने ये देख लिए। और अधिनियम कौन सा है, खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2025। इसमें क्या है, ये देखिए 22 अगस्त 2025 को इसमें भी मंजूरी मिली है द्रौपदी मुर्मू, हमारी जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा ही, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन होना तो जरूरी है। इसके तहत क्या हुआ है, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण एवं विकास ट्रस्ट कर दिया गया है, ठीक है। जो अब विदेशी परियोजनाओं को भी संवर्धन देगा और इसकी निधि क्षमता को बढ़ाने के लिए रॉयल्टी योगदान 2% से बढ़ाकर कितना कर देगा, 3% कर देगा, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025, ये क्या है, लोकसभा में 19 अगस्त और 20 अगस्त को राज्यसभा में के बाद ये भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर असम के गुवाहाटी में नए IIM की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो बेसिकली ये क्या है, असम के गुवाहाटी में IIM की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है, बस इतना ही याद रखिएगा। सरकार ने कितने रुपए करोड़ की मंजूरी दी है, 550 रुपए करोड़ की मंजूरी दी है। वर्तमान में देश में कितने IIM है, 21 IIM है। और भारत आगे कहाँ पर, दुबई में भी IIM कैंपस शुरू करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत कहाँ पर या किस देश में IIM कैंपस स्टार्ट करेगा, तो वो आप लोगों को याद रख लेना है, दुबई में, ठीक है। ये सारे अधिनियम हो गए। अब लास्ट अधिनियम बना है 130वां संविधान संशोधन विधेयक, ठीक। अब हम लोगों को विधेयक देखना है, ये क्या है, ये अभी अमित शाह जी द्वारा लाया गया है, कब, 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध, न्यूनतम सजा 5 वर्ष के आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो बिना दोष सिद्ध हुए उन्हें अपने पद से हटाना अनिवार्य होगा, मतलब, ठीक है। अब अब जो भी रहेगा, जो मतलब इस गवर्नमेंट का सहयोग नहीं करेगा या फिर किसी चीज में फंसाना होगा, तो यही रहेगा। अब उनका पद, हमारे जो गृह मंत्री जी है, ये एक नया कानून लेकर आए, इसके तहत मजा बांध देंगे ये, है ना। अब सरकार और नहीं गिनने देंगे। फिर यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो अनुच्छेद 75 है ना, इसमें संशोधन करके उपखंड 5A जोड़ेगा, ठीक है। तो जब ये अधिनियम, अभी तो विधेयक है, जब ये अधिनियम बन जाएगा तब ये 5(1) में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये यही रहेगा, जो भी अपराध में जो भी हमारे सांसद हैं या फिर मंत्री हैं, ये पाए जाएंगे और 5 वर्ष की सजा हो रही या फिर लगातार 30 दिन तक रहते हैं, तो इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। कुल मिला के ये थी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फिजी के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। तो सबसे पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि फिजी के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो ये है सिटिवेनी लिगामादा राबुका, ठीक। ये कब आए थे भारत में, 24 से 26 अगस्त तक ये 2-3 दिन की यात्रा पर रहे हैं। और कहाँ पर ठहरे थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको, हैदराबाद हाउस में ठहराया है और वहीं पर शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता हुई है, ठीक है। 7 समझौते पर बातचीत हुई है। क्या समझौते रहे हैं, उनमें से कुछ कुछ देख लेते हैं, खासकर जो भी रहेंगे। फिजी में 100 बिस्तरों वाला एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोला जाएगा। फिजी में जन औषधि केंद्र खोला जाएगा और फिजी के उपायुओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाया जाएगा। और भारत जो BI और फिजी के DNTMS के बीच मानकीकरण के सहयोग के लिए एक समझौता भी किया जाएगा, ठीक। और भारतीय नाबार्ड और फिजी डेवलपमेंट बैंक के बीच भी एक समझौता किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलनों के आयोजन को भारत का धन्यवाद दिया है, ठीक है। ये तो आए थे उन्होंने, भारत ने इतनी सारी चीजें दी हैं तो धन्यवाद तो बनता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जनजातीय कार्य मंत्रालय
का आदि कर्म योगी अभियान। तो आदि कर्म योगी अभियान क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। आदि कर्म योगी अभियान जो है ना, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है उसके द्वारा 19 अगस्त 2025 को शुरू किया गया है और भारत की जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने की एक ऐतिहासिक पहल है। जो हमारे भारत के जो जनजातीय समुदाय है ना, उनको सशक्त बनाने के लिए ये एक कर्मयोगी अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है ना। इससे दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम माना जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है, 1 लाख जनजाति प्रधान गांवों में, मतलब जो जनजातीय प्रधानी गांव है पूरे भारत के, तो 1 लाख जनजाति प्रधान गांवों को 20 लाख परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना है। मतलब जो उसमें परिवर्तन चाहते हैं ना, उन नेतृत्वकर्ताओं को संगठित करना है और उनके माध्यम से हमें अपनी जनजातियों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए लाया गया है ये कर्मयोगी अभियान, ठीक है। इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास भी कहा गया है, जो नारा दिया गया है उसके ये भी दिया गया है, ठीक। जनजातीय समुदायों के साथ मिलकर 1 लाख जनजातीय गांव विजन 2030 तैयार करना है। तो यही इसमें था। अब आप लोग समझ जाएंगे, जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कर्मयोगी अभियान, तो आप लोग समझ जाना कि यहाँ पर बात की जा रही है किसकी, जनजातीय प्रधान गांवों की, ठीक। बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा दे दिया है। तो देखिए बिहार का मैप आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, ये शायद ऐसा है बिहार थोड़ा सा, ठीक है, इस टाइप का। तो यहाँ ये है पटना आपका और ये मिलेगा आपको पूर्णिया। तो ये जो था ना यहाँ पर जो नेशनल एक्सप्रेस वे है ना, 9 के नाम से इसको दिया गया है, इसको बना दिया गया एक्सप्रेस वे। तो ये बिहार का पहला एक्सप्रेस वे है, ठीक है, समझ गए ना। इतना ही याद रखना है और इसमें याद करने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक। केरल भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हो गया है। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बन गया है, तो वो बन गया है केरल। बस इतना ही याद रखिए। भारत ने ALMM के तहत 100 गीगावाट और पीवीबी निर्माण की उपलब्धि प्राप्त की है, ठीक है, ठीक है। ये इतना ही याद रख लीजिएगा, यहाँ भी यही रखा है। जो भारत का स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं का एक बड़ा प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि क्योंकि देश ने आधिकारिक रूप से 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता हाल ही में प्राप्त कर ली है, ठीक है। 2030 तक ये कितना हो जाएगा, 500 गीगावाट हो जाएगा, ठीक है। सरकार का उद्देश्य क्या है, केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना ही नहीं है, बल्कि वैश्विक सौर वैल्यू चेन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित करना भी है। इतना ही काफी है। अब देख लेते हैं एक ये बढ़िया न्यूज है, आप लोग इस पर डबल स्टार भी लगा लीजिएगा, है ना। क्या है, मध्य प्रदेश में ग्रीन फील्ड हाईवे के निर्माण की घोषणा हुई है अभी हाल ही में। तो मध्य प्रदेश में ग्रीन फील्ड हाईवे बनाया जाएगा। कैसा बनाया जाएगा, ये किसके द्वारा बनाया जाएगा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, रोड के तो मंत्री यही है ना, तो यही बनाएंगे ग्रीन फील्ड मंत्री। और मध्य प्रदेश में ये 4 बाघ अभ्यारण्यों को जोड़ने वाला कार्यक्रम चला रहे हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में 4 बाघ, 4 बाघ मतलब बाघ, बाघ बाघ नहीं समझ लेना, बाघ अभ्यारण्य, है ना। तो मध्य प्रदेश का मैप यदि देखा जाए हमारे हिसाब से तो थोड़ा सा ऐसा पड़ता है ना, इस टाइप का। चलिए ऐसा ही बना लीजिए। तो ये हो गया जबलपुर, ठीक। लेकिन यहाँ पर है 4 बाघ अभ्यारण्य, ठीक। एक कान्हा, एक पन्ना और यहाँ पर मिलेगा आपको पेंच और एक बांधवगढ़, ठीक है। तो बांधवगढ़, पन्ना, ये है 4 मार्ग। तो इसको बनाया जा रहा है ग्रीन फील्ड कॉरिडोर और जबलपुर को इसका सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। और देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर में राज्य के सबसे लंबे 7 किलोमीटर सिंगल स्पैन केबल स्टे ब्रिज फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया है। और टाइगर कॉरिडोर, ये टाइगर कॉरिडोर जो है ना, मैं बताया हूँ अभी, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच अभ्यारण्यों को भी ये जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा, ये देखिए मध्य प्रदेश का मान लीजिए ये मैप हो गया, ठीक, समझ लीजिए ये, अरे ठीक है, ये हो गया मैप, ठीक। तो ये हो गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पन्ना, यहाँ पर मिल जाएगा कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच। तो ये इनको जोड़ेगा पूरा, तो ये बनेगा टाइगर कॉरिडोर, ठीक। तो यही आज आज हम लोग इतने पर ही इसको समाप्त कर लेते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल गई है और टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम वहां से ज्वाइन कर लीजिए और ये जो आपकी पीडीएफ है पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।